सौर विकिरण और सौर ऊर्जा दोनों ही पृथ्वी पर प्राथमिक स्रोत है। यह मानव जीवन के साथ साथ वायुमंडल और हमारी समस्त पृथ्वी को भी परिवर्तित करते हैं। तो मेरा नाम राम कुमार सोनी, मैं जब पढ़ूंगा कक्षा 11 का अध्याय 8। इसमें अपन देखेंगे कि सौर विकिरण क्या होता है एवं सूर्य ताप क्या होता है एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। सौर विकिरण क्या होता है, जो सूर्य से ताप आता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको सौर ताप कहते हैं। एवं इनसे क्या, सूर्य से अगर ताप नहीं आएगा तो क्या होगा और इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो इस चैप्टर का, इसका टॉपिक का नाम है सौर विकिरण। तो सौर विकिरण क्या होता है, सूर्य से आने वाला जो तरंगे होती हैं, जो सूर्य से जो तरंगे आती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सौर विकिरण। अब सूर्य से जो तरंगे आती है वो किस रूप में आती है, सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो विकिरण के रूप में आती है। इसलिए सूर्य ताप को ही एक दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, सूर्य ताप को ही दूसरे रूप में सौर विकिरण कहा जा सकता है। जैसे कि ये सन है, अब सन से जो ये रेस आ रही है, जो सन से ये रेस आ रही है तो ये किस रूप में आ रही है, यह विकिरण के रूप में आ रहे हैं, इसलिए इसको अपन सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अपन को पता, पहले से ही पता है कि पृथ्वी का प्राइमरी सोर्स क्या है, पृथ्वी का प्राइमरी सोर्स है सूर्य। सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का एक पिंड है। इसके पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। शुरू से अपन ने क्या देखा है, सूर्य एक आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जो लगातार हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में लगातार कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण सूर्य में ताप उत्पन्न हो रहा है। और सूर्य का ताप कितना है, सूर्य का ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यह गैसीय पिंड निरंतर अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता है, जिससे सौर विकिरण कहते हैं। जब यह एक जैसे ये पिंड है, यह सूर्य का पिंड है, तो यह ऊर्जा को निर्मित करता है। इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसी ऊर्जा को कहा जाता है सौर विकिरण। अब एक शब्द है एल्बिडो। अब एल्बिडो कैसे कहते हैं, एल्बिडो मतलब होता है कि जो सूर्य की जो किरणें आई पृथ्वी की सतह पर और वह किरणें अंतरिक्ष में लौट गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एल्बिडो। सूर्य की सतह से, जैसे कि यह सन है, सन की सतह से जो किरणें आई और धरातल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट गई, तो इस लौटी हुई किरण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्बिडो। सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से। अब अपन इसको और एक उसमें देख सकते हैं कि एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जो किसी भी काम नहीं आती, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्बिडो। तो सूर्य से जो किरणें आई वह पृथ्वी की सतह से टकराकर लौट गई, चाहे वह बर्फ हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह जल हो, किसी भी सतह से यदि वह लौट जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एल्बिडो। अब जैसे कि यह सन है, सन से जो रेस आई जो पृथ्वी की सतह है, तो जो सन से रेस आई तो ये यहाँ पर ये बादल है, यहाँ पर बादल है। तो सबसे पहले जो सन से जो रेस आई तो 35% कितना, पृथ्वी का एल्बिडो कितना, पृथ्वी का एल्बिडो 35%, जो 35% डायरेक्ट अंतरिक्ष से ही लौट जाती। अब कितनी बची, अब अपने पास बची 65%। 65% में से अब 65 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 65 के डिस्ट्रीब्यूशन में से अब यह ऊपर से नीचे आएगी तो यह 14% अंतरिक्ष इसको अवशोषण कर लेगा। तो पृथ्वी के धरातल पर 100 में से कितनी आई, पृथ्वी के धरातल पर 100 में से सिर्फ 51 किरणें ही आई हैं। अब यह 51 किरणें कैसे अंतरिक्ष में जाएंगी, अब यह 17 तो डायरेक्ट निकल कर डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाएंगी। कितनी, 17 किरणें। अब कितनी किरणें बची, अब बची अपने पास 34 किरणें। अब यह 34 किरणें, 34 किरणों में से कुछ ऐसी किरणें हैं जो बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, कुछ ऐसी किरणें हैं जो बादलों के द्वारा परिवर्तित कर दी जाएंगी, कुछ ऐसी किरणें हैं जो कि जलवाष्प के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि पृथ्वी का एल्बिडो 35 है और वहां की जो 65 का लेखा जोखा है उसको ही क्या कहा जाए, उसको ही कहा जाता है ऊष्मा बजट। इसको क्या कहा जाए, इसको कहा जाता है ऊष्मा बजट।
मतलब ऊष्मा के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही क्या है, ऊष्मा बजट है। तो इसमें सूर्य से आने वाली 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमच्छादित क्षेत्र द्वारा परिवर्तित हो जाती हैं। अब जैसे कि जो 35 इकाइयां हैं, जो एल्बिडो है, ये 27 क्या है, ये बादलों से लौट गई। इसके बाद जो 2 इकाइयां हैं, ये हिमच्छादित क्षेत्रों से लौट गई। और जो यहाँ पर 6 इकाइयां बची, वो कहां से लौट गई, वो वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण, इनसे लौट जाती। इस प्रकार पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, इस प्रकार पृथ्वी का एल्बिडो 35% माना जाता है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। यह परिवर्तित मात्रा 49 इकाइयों के रूप में होती है। अब यह क्या है, यह है पृथ्वी का एल्बिडो। कुछ इसका कुछ का रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ किरणों का रेडिएशन हो गया, कुछ किरणों का डिफ्यूजन हो गया। इस प्रकार की समस्त क्रिया क्या कहती हैं, यह एल्बिडो के नाम से जानी जाती है। अब है सौर स्थिरांक क्या है। सौर स्थिरांक का मतलब है कि सूर्य की कितनी मात्रा पृथ्वी को एक किसी निश्चित क्षेत्र पर मिल रही है, उसी को कहा जाता है सौर स्थिरांक। जैसे कि यह पृथ्वी का धरातल है, यह पृथ्वी का वायुमंडल है, तो यह सूर्य है, यह क्या है, वायुमंडल। तो यहां से जो किरणें आई, तो यहाँ वायुमंडल की ऊपरी सतह पर किसी निश्चित क्षेत्र पर प्रति इकाई में कितनी सूर्य की मात्रा प्राप्त हो रही, उसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सौर स्थिरांक। इसमें अपन यह देखें, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो मतलब यहां पर 1.94 कैलोरी प्रति मिनट, यहां पर सन से जो रोशनी आती है वो इतनी आती है, 1.4 कैलोरी प्रति मिनट सन से रोशनी आती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सौर स्थिरांक। मतलब सूर्य की एक स्थिर मात्रा पृथ्वी पर आ रही, उसी को कहा जाता है सौर स्थिरांक। अब है कैलोरी। अब कैलोरी किसे कहते हैं, कैलोरी मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, या ये मोटे तौर पर एक कह दो, कैलोरी मतलब 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई ऊष्मा को कैलोरी कहते हैं। मतलब यदि जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, या जल का तापमान थोड़ा भी बढ़ाना है, तो उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 1 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसी को क्या कहा जाता है, कैलोरी। मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को धक्का देना है, तो धक्का देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बल की। वो धक्का देना, वो बल लगाना ही क्या है, कैलोरी। उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाता है ऊर्जा। ऊर्जा एक प्रकार का, ऊर्जा का छोटा रूप क्या है, ऊर्जा का छोटा रूप है कैलोरी। अब इसमें अपन प्लैंक का नियम देखते हैं। इस पूरे टॉपिक में एक प्लैंक का नियम, ये क्या कहता है, प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ज्यादा ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी लघु होगी। अब प्लैंक का नियम यह कहता है कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी वह जितनी गर्म होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी छोटी होगी। जैसे कि सूर्य है, सूर्य बहुत अधिक गर्म है, तो वह बहुत अधिक गर्म है, तो वह बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, मतलब बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करेगा, और उससे लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में किरणें जाएंगी। एक होता है लघु तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग दैर्घ्य, एक होता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य। लघु तरंग दैर्घ्य का मतलब है कि किरण की स्पीड तेज है और वह बहुत तेजी से मूव कर रही है। इसमें बैंड बहुत अधिक मात्रा में और बहुत कम है, और इसमें दीर्घ में किरण ऐसी बड़ी बैंड लेकर चलती है, इसको कहा जाता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य। तो जब सूर्य से कोई भी किरण निकलेगी तो वह बहुत गर्म है, तो बहुत स्पीड से निकलेगी, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लघु तरंग दैर्घ्य। जब यह पृथ्वी पर आएगी, जब पृथ्वी इसका अवशोषण कर लेगी, तो पृथ्वी से यहाँ धरातल से यह
आराम आराम से अंतरिक्ष में ऊपर जाएगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा दीर्घ तरंग दैर्ध्य। अब एक विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब भी ये है कि एक थोड़ी सी ऊर्जा के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, वही क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह विशिष्ट ऊष्मा है। मतलब किसी भी चीज का थोड़ा तापमान बढ़ाना है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, वही ऊर्जा की आवश्यकता है, वही उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब है अगला समताप रेखाएं। अब समताप रेखाएं क्या होती है? समताप रेखाएं का मतलब होता है कि समान समुद्री तल पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। कहां पर? समुद्री स्थल पर समान तापमान को मिलाई जाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। मौसम मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो एक समान तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलाती उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। कहां पर? समुद्र स्तर पर। क्यों? क्योंकि समुद्र की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, समुद्र देरी से ठंडा होता है एवं देरी से ही गर्म होता है, इसलिए अधिकांशता या 99% जो समताप रेखा है वो कहाँ खींची जाती? वो समुद्रों पर खींची जाती है। अब इसी टॉपिक में एक है अपसौर होता है, एक होता है उपसौर। अपसौर मतलब होता है कि जब पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है तो घूर्णन के दौरान, और जब पृथ्वी परिक्रमण कर रही हो तो परिक्रमण के दौरान, जैसे कि एक है उपसौर, एक है अपसौर। उपसौर में यह सूर्य है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही, तो जब यह सूर्य के अधिक निकट होती है अर्थ, तो इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाएगा उपसौर। जब यह सन है, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, जब पृथ्वी सन से बहुत अधिक दूर होगी तो बहुत अधिक दूर, तो इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाएगा उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत अधिक नजदीक हुई थी तो उसे कहा जाता है उपसौर। जब पृथ्वी सन से बहुत अधिक दूरी पर होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूरी पर लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है तो इसको अपसौर कहा जाएगा। और जब पृथ्वी 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर पास होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है उपसौर। अब है सूर्यताप। सूर्यताप का मतलब क्या होता है? सूर्यताप का मतलब होता है कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाता है सूर्यताप। तो सूर्यताप कहां पर अधिक होता है? तो सूर्यताप विषुवत रेखा पर अधिक होता है, जबकि जैसे कि यह पृथ्वी है तो यह विषुवत रेखा, तो यह सन है तो यहाँ पर डायरेक्ट किरणें डायरेक्ट पड़ती है यहाँ, इसलिए यह विषुवत रेखा पर सूर्यताप अधिक होता है, जबकि जो ध्रुवों पर है यहाँ पर सूर्यताप की मात्रा कम पाई जाती है। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप अथवा आगामी सौर विकिरण या इंसोलेशन कहते हैं। यह पृथ्वी पर लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है। जैसे कि अपन ने प्लैंक के नियम के अनुसार पढ़ा कि सूर्य से कैसी किरणें निकलती? सूर्य से लघु तरंग दैर्ध्य निकलती। क्यों? क्योंकि सूर्य अधिक आग का गोला, इसलिए वहां उससे अधिक तेजी से तरंग निकलेंगी, और तेजी से तरंग निकलेगी तो वह तरंग छोटी होगी और बहुत तेज होगी, इसलिए उसको क्या कहा जाए? इसलिए उसको कहा जाता है लघु तरंग दैर्ध्य, शॉर्ट तरंग दैर्ध्य। इसके बाद अपन यह देखते हैं कि सूर्य ताप तथा तापमान में अंतर। अब सूर्य ताप कैसे कहते हैं और तापमान कैसे कहते हैं, इसमें क्या है? इसका मतलब यह है, सामान्यतः सूर्य ताप व तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अंत भिन्न भिन्न होता है। मतलब सूर्य ताप अलग होता है और तापमान अलग होता है। अब इसके अपन अंतर को देखते हैं। सबसे पहला है सूर्य ताप। सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो सूर्य ताप ऊष्मा है जिसमें गर्मी पैदा होती है। सूर्य से आने वाली जो किरणें है उसको क्या कहते हैं? उसी से क्या बनता है? उसी से बनता है सूर्य ताप। उन किरणों में क्या रहती है? उन किरणों में गर्मी रहती है। यह पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है
सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है। जो सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसको सूर्य ताप कहते हैं। और इसको किस में मापा जाता है? इसको कैलोरी में मापा जाता है। अब यह कैलोरी कितनी होती है? यह कैलोरी 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। गर्मी कारण यह मात्रा है। किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ता है। अब मतलब इसका यह है कि यह किसको दर्शाती है? सौर स्थिरांक को दर्शाती है कि सूर्य से जो किरणें आए वह 1 सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी गर्म हो गई प्रति मिनट। यह सूर्य से आने वाली मात्रा है। यही मात्रा क्या है? यही मात्रा गर्मी का द्योतक होती है। इसी के कारण अपन को गर्मी का महसूस किया जाता है। जबकि तापमान क्या है? तापमान तो गर्म भी हो सकता है, तापमान ठंडा भी हो सकता है, लेकिन जो सूर्य ताप है वह हमेशा गर्मी से रिलेट करता है, इसलिए हमेशा गर्म रहता है। अब तापमान में अपन देखते हैं। तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। अगर गर्मी ज्यादा है तो तापमान अधिक होगा, यदि गर्मी कम है तो तापमान कम होगा। इसको अपन देखते हैं। अब तापमान को किस में नापा जाता है? तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में तापमान को मापा जाता है। जबकि सूर्य ताप को किस में मापा जाता है? सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ताप गर्मी की इकाई है। जबकि यह तापमान को केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापा जा सकता है। तापमान गर्म भी हो सकता है और तापमान ठंडा भी हो सकता है। यह तापमान गर्मी का प्रभाव है। गर्मी से तापमान बढ़ता है और गर्मी कम होने पर तापमान कम हो जाता है। तापमान गर्म भी हो सकता है, तापमान ठंडा भी हो सकता है। इस प्रकार अपन तापमान और सूर्य ताप में अंतर कर सकते हैं। अब अगला है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाली तरंग। अब जो सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आ रही हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है सूर्य की किरणों का झुकाव। अब अपन जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से पृथ्वी ऐसी है, जिस कारण से यह 0 डिग्री, यह 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 20 डिग्री हाफ एंड साउथ। तो जो यहाँ पर सन की किरणें आती हैं वो तो यहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ेंगी और इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ में पड़ेंगी तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा। जबकि जो किरणें अधिक दूरी तय करेंगी इनको दूरी अधिक तय करना पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। इनको दूरी यहाँ पर कम तय करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो इसमें है पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर पड़ते समय उसका झुकाव अलग अलग होता है। विषुवत रेखा पर अलग होगा और ध्रुवों पर अलग होगा। लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर गिरती हैं, इसलिए वह इस प्रदेश को अधिक गर्म करती हैं। जो यह लंबवत किरणें यह कम क्षेत्रफल गिरती हैं और किसी भी क्षेत्र को अधिक गर्म कर देती हैं। जबकि जैसे किरणों के झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तथा वह भाग कम गर्म होता जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि जैसे जैसे किरणें अधिक दूरी तय करेंगी तो उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जब उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो वह अधिक क्षेत्रफल को गर्म करेगी। जब कोई भी चीज अधिक क्षेत्रफल को गर्म करेगी तो उस क्षेत्र का तापमान अधिक गर्म नहीं हो पाएगा। जब कोई वस्तु छोटी सी क्षेत्रफल को अधिक गर्म कर देगी तो यह अधिक गर्म होगा। यदि कोई किरण इतने बड़े क्षेत्रफल को गर्म करेगी तो वह थोड़ा कम गर्म होगा। तो वह इसी में कहा गया, इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है और ध्रुवों पर तापमान कम होता है। अब दूसरा कारक है सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव। अब सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव क्या? अब वायुमंडल में क्या है? जलवाष्प है, धूल कण है, यह सभी सूर्य से आने वाली किरणों को कहीं परावर्तित कर देते हैं तो कभी डिफ्यूजन कर देते हैं, कभी उनका ध्रुवीकरण कर देते हैं। इसी में कहा गया वायुमंडल में बादल रहते, आर्द्रता रहती, धूल कण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्य ताप को कभी उनको अवशोषित कर लेते, कभी उनको परावर्तित कर देते, तो कभी उनका प्रकीर्णन करती हैं, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन आ जाता है। तो यह सभी जो कारक है जैसे धूल कण है या ये अवशोषण की प्रक्रिया, परावर्तन प्रक्रिया, जो सूर्य से जो किरणें आई वह अंतरिक्ष में बिखर जाती तो धरातल पर इतना अधिक प्रकाश नहीं आ पाता, ना इतनी अधिक ऊर्जा आ पाती, तो वायुमंडल के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। अब तीसरा कारक है स्थल एवं जल का प्रभाव। अब स्थल एवं जल का क्या प्रभाव है?
अपन ने देखा था कि विशिष्ट ऊष्मा से जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल देरी से गर्म होता है और जल देरी से ठंडा होता है, जबकि स्थल भाग देरी जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है। सूर्य की किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से अधिक गर्म होते हैं, जबकि स्थलीय धरातल धीरे धीरे एवं कम गर्म होते हैं। स्थल तेजी से क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर कोई गर्म पानी, तो स्थलीय भाग सिर्फ इतना ही गर्म होगा, जबकि जल पारदर्शी होता है पूरा, तो जो सूर्य की किरण है वो अंदर तक चली जाती है। इस कारण से जो जल वाला भाग है वो देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है, जबकि जो स्थल वाला भाग वो जल्दी से गर्म हो गया तो रात को जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी सी छोटी सी मात्रा में गर्म होगा और ठंडा होगा, जबकि यह बहुत बड़ी मात्रा में गर्म और ठंडा होता है। अब चौथा है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। अपन देखते हैं कि गर्मी में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए जहां पर दिन की अवधि ज्यादा होगी वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक होगा। किसी स्थान पर सूर्य ताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, इसलिए सूर्य ताप भी कम प्राप्त होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो सूर्य ताप की मात्रा अधिक होगी। अगला है भूमि की ढाल। अब भूमि की ढाल से क्या तात्पर्य है? भूमि की ढाल से तात्पर्य है कि जो भूमि का ढाल सूर्य अभिमुख, मतलब सूर्य के सामने जो वाला भाग होगा वहां पर तापमान अधिक होगा, और जो वाला भाग पीछे वाला होगा यहाँ पर तापमान कम होगा। यह क्या है? यही तो है सूर्य विमुख और सूर्य अभिमुख। इसका मतलब सूर्य अभिमुख ढाल होने पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्यताप प्राप्त होगा। जैसे यहाँ ये सूर्य है तो यहाँ पर इस वाले फेस पर ज्यादा सूर्यताप मिलेगा, इस पर सूर्यताप कम मिलता है। अब अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब जैसे अपन ने अपसौर उपसौर पढ़ा था, तो उपसौर का उपसौर होता है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के अधिक नजदीक होगी तो वहां पर सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होगी तो वहां पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, इसलिए सूर्यताप भी उसी तरह कम या अधिक होता है। 3 जनवरी को सूर्यताप बहुत अधिक मिलता है, जबकि 4 जुलाई को सूर्यताप बहुत कम प्राप्त होता है। अब है पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के तरीके। अब अपन देखते हैं कि कैसे पृथ्वी गर्म हो जाती है और कैसे पृथ्वी ठंडी होती है। तो पृथ्वी के गर्म और ठंडे होने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है चालन। चालन का मतलब होता है जैसे कि यह एक छड़ है, यदि इसको यहाँ से गर्म किया जाए तो इसमें बहुत सारे अणु रहते हैं। एक अणु गर्म होगा, फिर दूसरा अणु, फिर तीसरा अणु, इस प्रकार से चालन की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी छड़ गर्म हो सकती है। जैसे कि जब अपन रोटी बनाते हैं तो रोटी सेकते से चिमटा गर्म हो जाता है, तो चिमटे का आगे वाला ये गर्म हुआ तो धीरे धीरे यहाँ तक भी चिमटा गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है चालन। अब इसमें देखते हैं, जब असमान ताप वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है, जब तक कि दोनों पिंड समान तापमान के ना हो जाएं। तो यह कैसा था? यह था ठंडा, यह था ठंडा, यह थी गर्म। तो ऊर्जा कहां से गई? ऊर्जा गर्म से ठंडे की ओर गई। अब जब तक दोनों का तापमान एक सा नहीं हो जाएगा तो यह चालन की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब दोनों का तापमान एक सा हो जाएगा तो यह चालन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? चालन। मतलब एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा स्थानांतरित होने की क्रिया को ही चालन कहा जाता है। दूसरा है संवहन। संवहन, जैसे कि अपन चाय की केतली गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं तो पानी में से यह संवहनीय धाराएं चलने लगती हैं। यह संवहनीय धाराएं चलती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है संवहनीय धाराएं। संवहनीय प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है। अब ठोस में तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि ठोस में तो कौन सी प्रक्रिया? ठोस में होती है चालन की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती। किसी गैसीय या तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर
उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचरण को ही संवहन कहते हैं। जैसे कि यह समुद्रीय भाग है, यह सन है, यहां से जो सन से जो किरणें आई, अब ये पानी गर्म हो गया तो पानी गर्म होकर धीरे धीरे संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर उठने लगता है और यहाँ पर ये बादल बन जाते। यही संवहनीय तरंग क्या है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, संवहनीय धारा। इन्हीं को संवहनीय धारा के नाम से जाना जाता है। अब है अभिवहन। अभिवहन मतलब होता है बहना, कि एक दिशा से दूसरी दिशा में पवन के बहने की दिशा को या अभिवहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है, जबकि संवहन में लंबवत दिशा में नीचे ऊपर जाती है। लंबवत दिशा में संचरण होता है, जबकि संवहन में क्षैतिज दिशा में इसमें ऐसा संवहन होता है। मध्य अक्षांशों में होने वाली मौसम की भिन्नताएं अभिवहन के कारण होती है। मध्य अक्षांशों में जैसे 35 से 65 डिग्री के बीच लगातार चक्रवात आती रहती है, शीतोष्ण कटिबंधीय। यह किसका कारण है? यह कारण होते हैं सिर्फ अभिवहनीय क्रियाओं का। वायुमंडल द्वारा संचलित समुद्री धारा भी उष्ण कटिबंधीयों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचरण करती है। यह प्रक्रिया ठोस, गैस तथा तरल पदार्थों में होती है। अपन जैसे ये देखते हैं कि जो ऊष्मा संतुलन है वो कैसे होता है, कि ऊष्मा संतुलन में जो गर्म धारा है वो ठंडे क्षेत्रों में जाकर थोड़ी उनकी ठंड को कम कर देती, इसी प्रकार जो ठंडी धारा है वो गर्म क्षेत्रों में आकर उनके प्रभाव को कम कर देती है। यही संतुलन क्या कहलाता है? इसी संतुलन को क्या कहते हैं अपन? इसी संतुलन को अभिवहन करते हैं। अब यह संतुलन किस कारण से होता है? यह संतुलन अभिवहन की क्रिया जब पवन क्षैतिज दिशा में बहती है तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा अभिवहन की प्रक्रिया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कैसे सूर्यताप पृथ्वी के साथ साथ अन्य जीवधारियों को, इस प्रकार अपन देखते हैं कि कैसे सूर्यताप पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ अन्य जीवधारियों को भी प्रभावित करता है, उनके समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।